नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कन्याकुमारी के बारे में पूरी डिटेल्स। जैसे हमें कहाँ रुकना चाहिए, कौन कौन से डेस्टिनेशन है जिसे हमें विजिट करना चाहिए, कौन से तीर्थ स्थल है जहाँ पर हमें पवित्र स्नान करना चाहिए और मंदिर के दर्शन करना चाहिए, क्या क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए, तिरुपति और रामेश्वरम से कौन कौन से ऑप्शंस है ट्रांसपोर्ट के जिससे कि हम आसानी से कन्याकुमारी तक पहुँच पाए, एकोमोडेशन के लिए क्या क्या व्यवस्था है, त्रिवेणी संगम और कन्याकुमारी मंदिर जाने के पहले हमें कौन से नियम को फॉलो करना चाहिए, साथ ही किस महीने में हमें कन्याकुमारी के लिए प्लान करना चाहिए, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कन्याकुमारी हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, शक्ति पीठों में से एक है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का एक शहर है जो कि दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर, पांड्या, नायक के अधीन रहा है। यहाँ 3 सागरों का संगम होता है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन यही स्थान पर होता है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। इस स्थान को श्रीपद पराई के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता कन्याकुमारी, जो कि माँ पार्वती की ही अवतार है, उन्होंने घोर तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। इसीलिए इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। कन्याकुमारी पहले केप कोमोरोन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी शक्ति पीठों में से एक है, इसीलिए लोग दूर दूर से आते हैं। साथ ही पर्यटकों के लिए एक प्रमुख केंद्र है जहां पर कन्याकुमारी का सनराइज और सनसेट पॉइंट, साथ ही विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, गांधी मेमोरियल, मां कन्याकुमारी के पैरों के निशान, ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जिसे देखने लोग आते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि हम कन्याकुमारी तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। अगर आप कन्याकुमारी ट्रिप पर जा रहे हैं और आपके शहर से कन्याकुमारी के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप नागरकोविल या तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से आ सकते हैं, क्योंकि नागरकोविल कन्याकुमारी से 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और तिरुवनंतपुरम कन्याकुमारी से 85 किलोमीटर दूर है। अगर आप चेन्नई से आना चाहते हैं तो चेन्नई के एग्मोर रेलवे स्टेशन से सुबह 5:20 को ट्रेन निकलती है, जिसे कन्याकुमारी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। चेन्नई से कन्याकुमारी 705 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और लगभग 11 घंटे में आप कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं। अब समझते हैं बस से कैसे हम कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। चेन्नई, बैंगलोर, मदुरई, कोयम्बटूर, पौंडीचेरी, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, इस तरह की बहुत सारी तमिलनाडु की जो मुख्य शहरें हैं वहां से बहुत सारे बसेस आपको कन्याकुमारी तक पहुंचा देती हैं। अब समझते हैं फ्लाइट में हम किस तरह से कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। कन्याकुमारी का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है। आप त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से कन्याकुमारी बस और टैक्सी को हायर करके आराम से पहुंच सकते हैं। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी लगभग 2 से 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। इसी तरह से आप चेन्नई एयरपोर्ट से भी त्रिवेंद्रम के लिए आ सकते हैं और वहां से आप कन्याकुमारी के लिए आ सकते हैं बस या टैक्सी के द्वारा। कन्याकुमारी सड़क मार्ग द्वारा दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप कैब की फैसिलिटी को भी चुन सकते हैं मुख्य शहरों से, जैसे कि मदुरई, रामेश्वरम या तिरुपति से भी आपको बहुत सारी कैब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आप रामेश्वरम से भी कई सारी टैक्सीज और प्राइवेट व्हीकल्स यानी कार्स को लेकर आप आराम से आ सकते हैं। रामेश्वरम से कन्याकुमारी लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं सड़क मार्ग के द्वारा आने से। रामेश्वरम से कन्याकुमारी बस स्टैंड तक आने के लिए भी बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस चलती हैं। लगभग 6 से 7 घंटे में आपको रामेश्वरम से कन्याकुमारी बस स्टैंड तक पहुंचा देती है। कन्याकुमारी बस स्टैंड शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और काफी किफायती भी माना जाता है। रामेश्वरम से कन्याकुमारी जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन ट्रेन का है मदुरई एक्सप्रेस, जो कि सुबह ही शुरू हो जाती है सुबह 6 बजे और लगभग 10 घंटे में आपको कन्याकुमारी पहुंचा देती है। इसी प्रकार बहुत सारे ट्रेन रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक जाते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने शहर से भी इन ट्रेन में बुकिंग करा सकते हैं। अब समझते हैं तिरुपति से हम कन्याकुमारी कैसे पहुंच सकते हैं। तिरुपति से कन्याकुमारी 796 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जो कि लगभग 12 से 13 घंटे में आप तिरुपति से कन्याकुमारी बाय रोड पहुंच सकते हैं। तिरुपति से कन्याकुमारी के लिए 7 से 8 डायरेक्ट ट्रेन हैं। सुबह 2 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे एक्सप्रेस जैसे गुरुदेव एक्सप्रेस, कन्याकुमारी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, नागरकोइल एक्सप्रेस, इस तरह बहुत सारे ट्रेन आपको डायरेक्ट तिरुपति रेलवे स्टेशन से कन्याकुमारी तक पहुंचा देते हैं। ट्रेन के शेड्यूल्स और टाइम को देखकर आप टिकट्स पहले ही बुक कर सकते हैं। उसी तरह
तिरुपति बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट बसेस, एसी, सेमी स्लीपर, नॉन एसी बसेस समय समय पर कन्याकुमारी तक आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इन बसेस में अपनी बुकिंग करा सकते हैं। पॉपुलर बुकिंग वेबसाइट के थ्रू भी आप इन बसेस में पहले ही बुकिंग करा सकते हैं। तिरुपति बस स्टैंड से कन्याकुमारी बस स्टैंड तक आपको लगभग 12 से 13 घंटा लग जाते हैं। तो आप अपनी यात्रा अगर रात में प्लान करते हैं तो आपको पूरा दिन सेव हो जाता है और मुख्य पर्यटक स्थलों को आप आराम से विजिट कर सकते हैं कन्याकुमारी में। याद रहे, कन्याकुमारी का स्टेशन और कन्याकुमारी का बस स्टैंड बहुत ही नजदीक है पर्यटक स्थलों से और बीच से। अगर आप एकोमोडेशन की बात करें तो मैक्सिमम कोशिश यही करें कि आप बीच के पास में एकोमोडेशन ले, चाहे वो बजट होटल हो या एक्सपेंसिव होटल हो, बीच के पास ही आपको मैक्सिमम पर्यटक स्थल मिल जाते हैं। एक और टिप यहाँ मैं जरूर देना चाहूंगी, आप गूगल में सर्च करें या फेमस बुकिंग वेबसाइट्स में जाकर सर्च करें, अपने बजट के हिसाब से अपने होटल को सेलेक्ट करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि गलत है और बजट होटल के नाम पर बहुत सारे लोगों को वहां जाने के बाद होटल की परिस्थिति को देखकर बहुत ज्यादा निराशा होने लगता है। अगर आप चाहे तो तमिलनाडु टूरिज्म की प्रॉपर्टी को भी पहले ही बुक कर सकते हैं। ये टीटीडीसी का होटल बीच रोड के एकदम पास में ही है, आप आसानी से इसे बुक कर सकते हैं पहले ही वेबसाइट में जाकर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही बहुत सारे धर्मशालाएं हैं जहां पर आपको बजट के रूम्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इन सभी धर्मशालाओं को एक बार ऑनलाइन में भी चेक करें और उसकी रेटिंग जरूर चेक करें और उसके बाद ही डिसीजन ले। कुछ धर्मशालाएं जैसे भारत सेवाश्रम संघ, त्रिवेणी यात्रिक निवास, श्री महाराजा स्वामी जैन धर्मशाला, विवेकानंद केंद्र, ये सब बजट होटल्स यानी धर्मशालाएं हैं। आप इनकी रिव्यूज देखकर उसके बाद ही डिसीजन ले। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तब आपको ऑनलाइन में बुकिंग कराने की आवश्यकता भी नहीं होती है। आप डायरेक्टली ऑफलाइन में जाकर बहुत सारे होटल्स बीच रोड के पास में चेक इन कर सकते हैं। आप एक बार अपने आंखों से देखकर बीच रोड के पास में होटल्स को जरूर चेक करें, क्योंकि वहां पर से ही आपको सभी टूरिस्ट प्लेसेस नजदीक पड़ता है और आपका ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो भी कम हो जाता है। आधे से ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस बीच रोड के पास में ही है। सबसे बेस्ट जो सीजन माना जाता है कन्याकुमारी को विजिट करने का वो है अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के महीने का, क्योंकि बाकी सारे महीनों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब समझते हैं एक एक करके टूरिस्ट प्लेसेस कहाँ कहाँ आप विजिट कर सकते हैं कन्याकुमारी में। आप कन्याकुमारी आने से पहले हमेशा नाइट ट्रैवल करें, क्योंकि आपको सुबह से ही टाइम मिल जाता है। रात में रेस्ट करके आप सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कन्याकुमारी की शुरुआत आप त्रिवेणी संगम से जरूर करें। ये एक पुण्य क्षेत्र माना जाता है हिंदुओं के लिए, जहाँ पर आप पुण्य स्नान कर सकते हैं। त्रिवेणी संगम कन्याकुमारी अम्मन टेम्पल के पास में ही है और बीच रोड में ही है। यहाँ पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जैसे विशाल समुद्रों का मिलन होता है। हर एक समुद्र और नदी के पानी का अपना एक स्वभाव और रंग होता है और यह इस त्रिवेणी संगम पर देखा जा सकता है। तीनों समुद्रों के अलग अलग रंग के पानी को मिलते हुए देखना एक सुंदर और कभी न भूलने वाला अनुभव होता है। यहाँ पर अगर आप स्नान ना कर पाए तो पानी को अपने माथे पर जरूर छिड़के। उसके बाद देवी कुमारी मंदिर या भगवती अम्मन मंदिर, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में भी किया गया था, इस मंदिर को शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। इस मंदिर में दर्शन फ्री है, लेकिन अगर आप रश को अवॉइड करना चाहते हैं 20 रुपए के टिकट से आप रश को अवॉइड कर सकते हैं। आप चाहें तो वो टिकट भी ले सकते हैं। लेडीज हो या जेंट्स हो, ट्रेडिशनल वेयर बिल्कुल कंपलसरी है। आसपास ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिल जाती है। अगर आपने ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं कैरी किया है तो आप वहाँ जाकर भी चेंजिंग रूम में चेंज करके माता के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इस मंदिर की एंट्री टाइम है सुबह 4:30 बजे से 12:30 बजे तक और शाम में 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। बीच में मंदिर बंद हो जाता है। आप चाहे तो अभिषेकम करा सकते हैं, माता को साड़ी भी भेंट कर सकते हैं, आपको वहीं पर साड़ी भी मिल जाएगा। अगर आप रश को अवॉइड करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग मंदिर में पहुँचे, आपको बहुत ही शांति से माता के दर्शन होते हैं। मंदिर में नवरात्रि फेस्टिवल और वैशाख फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप मई में आ रहे हैं तो वैशाख फेस्टिवल 10 दिन का होता है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। माना जाता है कि ये मंदिर 3000 वर्ष पुराना है, परंतु इतिहास के अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में पांड्य सम्राटों ने
ने बनवाया। पांड्य सम्राटों के साथ साथ चोला, चेरी, वेनाड और नायक राजवंशी के शासन के दौरान भी इस मंदिर में पुनर्निर्माण हुआ। मंदिर में गणेश जी, सूर्य देव, अयप्पा स्वामी, श्री काल भैरव, माँ विजय सुंदरी, माँ बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। साथ में भगवान हनुमान जी की मूर्ति है। मान्यता है कि कन्याकुमारी देवी से पहले अगर आप हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं तो खुद हनुमान जी माता को आपके आने की सूचना देते हैं। मंदिर में कई दीपक हैं जो आप जला सकते हैं। मंदिर परिसर में मूल गंगा तीर्थम नामक कुआं भी है जहाँ पर देवी के अभिषेक का जल चढ़ाया जाता है। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है जो किसी समय में खुला रहता था, परंतु अब प्रवेश उत्तरी द्वार से किया जाता है। पूर्व द्वार बंद होने के पीछे भी कई किंवदंतियां बताई जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि देवी की नथ का हीरा बहुत ही ज्यादा तेजस्वी है और उसकी चमक दूर तक जाती थी। इसे लाइट हाउस समझकर बहुत सारे जहाज इस दिशा में आते थे और चट्टानों से टकरा जाते थे। इसी वजह से इस द्वार को बंद कर दिया गया है और साल में सिर्फ 5 बार विशेष अवसरों में ही यह द्वार खुलता है। माता की मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है। बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं वो भक्त जिन्हें माता के दर्शन होते हैं। माता के कुमारी रूप के पीछे भी एक रोचक कहानी है। बानासुर नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमृतत्व का तो नहीं, कुछ और वरदान मांगने की अनुमति उन्हें दे दी। बानासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे जिससे कि मेरी मृत्यु सिर्फ एक कन्या के द्वारा ही हो सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बानासुर को वर दे दिया, लेकिन बानासुर इस वरदान का गलत इस्तेमाल करते हुए पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा दिया। त्रस्त देवताओं ने माँ भगवती को प्रसन्न कर अपनी व्यथा सुनाई। तद अनुसार देवी ने कन्या रूप में राजा भरत के घर जन्म लिया। राजा के 8 पुत्र तथा एक ही कन्या थी जिनका नाम था कुमारी। जब राजा भरत अपना राज्य सब बच्चों में बांट रहे थे तो दक्षिण का राज्य उनकी बेटी कुमारी के हिस्से में चला गया। पार्वती का रूप होने के कारण सहज ही था कि देवी के मन में शिव जी को पति रूप में पाने की चाह उठी। उन्होंने घोर तपस्या की और प्रसन्न होकर भगवान शिव शादी के लिए मान गए। विवाह का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में था। भगवान शिव कैलाश पर्वत से रात को बारात लेकर चल पड़े और इधर देवता घबरा गए कि यदि वह विवाह संपन्न हो गया तो बानासुर का वध कौन करेगा। शिव जी के पहुँचने में विलम्ब करवाना आवश्यक था, इसलिए नारद मुनि ने एक मुर्गे का अवतार लेकर पौ फटने से पहले ही बांग दे दी। इसे दिन निकलने का संकेत जानकर भगवान शिव कैलाश को लौट गए। शिव जी के न आने के कारण बानासुर ने मौका देखकर कुमारी माता से जबरन विवाह करने की चाह रखी। देवी कन्या क्रोध में तो थी ही, बानासुर के परेशान करने पर ज्वाला में तपती देवी ने बानासुर से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। देवी आजन्म अविवाहित रही और बड़ी कुशलता से दक्षिण का अपना राज्य संभालने लगी और इसी तरह माँ कन्याकुमारी यहीं बस गई और उनके ही नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। इस मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद पास में ही गांधी मेमोरियल है, आप वहाँ जरूर विजिट करें। इस स्थान में गांधी जी की अस्थियों को रखा गया था और बाद में त्रिवेणी संगम में बहा दिया गया था। गांधी मंडपम उड़ीसा शैली में बनाया गया है। छत को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन जो कि 2 अक्टूबर में पड़ता है, उसी दिन सूर्य की किरणें सीधे उस स्थान पर पड़ती हैं जहां उनकी अस्थियां रखी गई थी। तो ये अपने आप में देखने लायक दृश्य है और बहुत से सैलानी गांधी मंडपम को देखने जरूर आते हैं। इसी के पास सुनामी मेमोरियल भी है जिसे सुनामी मॉन्यूमेंट भी कहा जाता है और ये स्थान उन लोगों के याद में बनाया गया है जिन्होंने अपनी जान 26 दिसंबर 2004 में गंवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग कन्याकुमारी से भी थे। अगर आपको समुद्र तटों पर घूमना अच्छा लगता है तो फिर कन्याकुमारी बीच आपको बेहद पसंद आने वाली है। इस समुद्र में 3 समुद्रों का मिलन होता है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। इन 3 समुद्रों का रंग अलग अलग दिखता है और आपको मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है इन 3 समुद्रों के मिलन का। अगला इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। एक छोटे से द्वीप पर स्थित विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1892 में 3 दिनों के ध्यान के बाद यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी। ये समुद्र के बीचों बीच है और एक चट्टान के ऊपर स्थित है। इसी चट्टान के ऊपर माता कन्याकुमारी ने भी घोर तपस्या की थी भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए। इस स्थान पर जाने के लिए आपको फेरी के थ्रू जाना पड़ता है। फेरी में जाने के लिए बहुत ज्यादा रश होता है, लेकिन अगर आप रश को अवॉइड करना चाहते हैं तो 50
₹50 का और ₹200 का टिकट लेकर आप फेरी तक जा सकते हैं। ये टिकट सिर्फ रश को अवॉइड करने के लिए है। बोट में आपको स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं। आप इस बोट को लेकर विवेकानंदा रॉक मेमोरियल तक पहुंच सकते हैं। वहां पर आपको 2 मंडप होते हैं, पहला विवेकानंद मंडपम और दूसरा श्रीपद मंडपम। विवेकानंद मंडपम में आपको स्वामी विवेकानंद जी की स्टैचू दिखाई देती है। ये वही स्थान है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। आपको ₹20 का टिकट लेकर इस मंडपम तक आप जा सकते हैं। पास ही में श्रीपद मंडपम भी है, जहाँ पर माता कन्याकुमारी ने घोर तपस्या की थी भगवान शिव जी को पाने के लिए। वहाँ पर माता के चरणों के निशान आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप बाहर फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों मंडपम में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अगला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तिरुवल्लुवर स्टैचू। यह प्रतिमा प्रसिद्ध दार्शनिक और कवि तिरुवल्लुवर का सम्मान करती है। यह मूर्ति भी एक छोटे से द्वीप में स्थित है। इस स्टैचू तक पहुंचने के लिए फेरीज चलती हैं, या आप विवेकानंद मेमोरियल से ग्लास ब्रिज के थ्रू होते हुए आराम से इस महान स्टैचू तक पहुंच सकते हैं। कन्याकुमारी में देश का सबसे पहला ग्लास ब्रिज जो समुद्र में बना हुआ है उसे ओपन कर दिया गया है। यह पुल 2 महान स्मारकों को जोड़ता है, एक विवेकानंद स्मारक और दूसरा तिरुवल्लुवर प्रतिमा। इस बार अगर आप कन्याकुमारी जाएं तो इस महान पुल को जरूर देखें और इसका आनंद उठाएं। यहाँ से आप विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का सौंदर्य देख सकते हैं, साथ ही सूर्योदय और सूर्यास्त का भी आनंद उठा सकते हैं। समुद्र के ऊपर बनाए गए इस कांच के ब्रिज को बहुत ही अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसको तैयार करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ग्लास ब्रिज को तेज समुद्री हवाओं सहित नाजुक और खतरनाक समुद्री परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन सब चीजों के साथ इस ब्रिज पर लोगों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। इस ब्रिज के ओपनिंग टाइम है सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक और इसका एंट्री फीस है ₹50 और इस ग्लास ब्रिज को विजिट करने का सबसे बढ़िया मंथ है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। आशा करते हैं इस बार जब आप कन्याकुमारी जाएं तो इस आर्किटेक्चुरल मार्वल को जरूर देखेंगे। अगला पॉइंट है सूर्यास्त बिंदु यानी सनसेट पॉइंट। ये भी आप बीच के पास ही देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स बीच के पास ही है। सनसेट पॉइंट पर यहाँ आप डूबती सूरज की किरणों के साथ साथ उगती चांदनी को एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा यह पॉइंट विवेकानंदा रॉक मेमोरियल सहित आसपास के आकर्षण के अद्भुत दृश्य भी आप तक पहुँचाती है और फोटोग्राफर के लिए तो यह एक बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। देश विदेशों से लोग यहाँ पर इस अद्भुत प्राकृतिक दृश्य को देखने आते हैं। तो ये कुछ बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है जो कि बीच के आसपास ही है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है और अगले दिन आप कन्याकुमारी में ही हैं, तो आप सुबह का सूर्योदय भी मिस ना करें। और बहुत सारे अदर पॉपुलर डेस्टिनेशंस है जो कि टूरिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नाम जरूर बताना चाहूंगी, जैसे वट्टकोटाई किला, पद्मनाभपुरम पैलेस, सुचिंद्रम मंदिर, थिरुपरप्पु वाटरफॉल्स। अगर समय मिलता है तो इन सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जरूर एक्सप्लोर करें। ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन और भी हैं जिनका नाम आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आपके होटल के आसपास है, जो भी डेस्टिनेशन बीच के पास नहीं है, आप उन डेस्टिनेशन तक जाने के लिए टैक्सी या ऑटो अप एंड डाउन बात कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि कन्याकुमारी की यात्रा प्लान करने में यह वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।